बिग डेटा की दुनिया में ना स्पीड ही सब कुछ होती है। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी टूल की कहानी समझेंगे जिसने बड़े डेटा को प्रोसेस करने का पूरा खेल ही बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपाचे स्पार्क की। इसी ने रियल टाइम एनालिटिक्स को, जो कभी एक सपना लगता था, हकीकत में बदल दिया। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम अपनी बात उस सबसे बड़ी रुकावट से शुरू करेंगे जिसने बिग डेटा को धीमा कर रखा था। फिर हम स्पार्क के इंजन के अंदर झांकेंगे, उसके सीक्रेट वेपन को खोजेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पावरफुल टूल असल दुनिया में क्या-क्या कमाल कर सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस चुनौती से जिसने स्पार्क के आने से पहले बिग डेटा की दुनिया की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लगा दिया था। ये उस वक्त का सबसे बड़ा सवाल था। देखिए, हैडूप, मैपरिड्यूस जैसे जो शुरुआती टूल्स थे, वो उस समय के स्टैंडर्ड माने जाते थे। तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने में उन्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही थी? जवाब असल में उनके बेसिक डिजाइन में ही छुपा हुआ था। और यही है वो सबसे बड़ा फर्क। सोच के देखिए, हैडूप एक ऐसे कछुए की तरह था जो हर कदम चलने के बाद रुकता था और कुछ लिखता था। जाहिर है ये बहुत ही धीमा और बोझिल प्रोसेस था। वहीं दूसरी तरफ स्पार्क एक चीते की तरह है जो सब कुछ अपनी याददाश्त में, मतलब रैम में रखता है और बिना रुके दौड़ता चला जाता है। यही है इन मेमोरी प्रोसेसिंग की असली पावर। बस स्पीड की इसी जरूरत ने अपाचे स्पार्क को जन्म दिया, एक ऐसा इंजन जिसे डेटा प्रोसेसिंग को एक बिल्कुल नई रफ्तार देने के लिए ही बनाया गया था। अब देखिए, ऑफिशियल भाषा में तो स्पार्क एक ओपन सोर्स यूनिफाइड एनालिटिक्स इंजन है, लेकिन अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो इसे एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह समझिए। ये सिर्फ एक काम के लिए नहीं बना है, ये तो डेटा एनालिसिस के लिए कई अलग-अलग टूल्स को एक ही पैकेज में देता है। और ये आंकड़ा ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। अपनी इन मेमोरी कंप्यूटेशन की वजह से स्पार्क कुछ मामलों में हडूप मैपरिड्यूस से 100 गुना तक तेज हो सकता है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक पूरा गेम चेंजर था। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि स्पार्क की इस जबरदस्त स्पीड के पीछे का आर्किटेक्चर आखिर है क्या। चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। सबसे ऊपर है ड्राइवर। इसको आप एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह मान सकते हैं। ये नीचे के वर्कर्स को निर्देश देता है जो संगीतकार की तरह असली काम करते हैं। तो ड्राइवर ही तय करता है कि कौन सा वर्कर कौन सा काम करने वाला है। तो इस सिस्टम के 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहला, ड्राइवर प्रोग्राम, जो बॉस है और सारे फैसले लेता है। दूसरा, क्लस्टर मैनेजर, ये एक एचआर डिपार्टमेंट की तरह है जो काम करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज जैसे कि कंप्यूटर पावर देता है। तीसरे हैं वर्कर नोड्स, ये वो कर्मचारी हैं जो असल में काम करते हैं। और आखिर में है एग्जीक्यूटर्स, ये वो खास प्रोग्राम हैं जो कर्मचारी चला रहे हैं और वो डेटा को सीधे अपनी मेमोरी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं स्पार्क के उस सीक्रेट वेपन की जो इसकी स्पीड और इसकी भरोसेमंदी का असली राज है, और वो है RDDs। RDD का पूरा मतलब है रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, लेकिन इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये डेटा को स्टोर करने का एक खास तरीका है जो उसे सुरक्षित यानी रेजिलिएंट बनाता है, कई कंप्यूटरों में फैला हुआ यानी डिस्ट्रीब्यूटेड बनाता है, और अपरिवर्तनीय मतलब एक बार बन गया तो उससे बदला नहीं जा सकता। चलिए इस नाम को तोड़कर समझते हैं। रेजिलिएंट का मतलब है कि अगर कोई मशीन काम करना बंद भी कर दे तो डेटा खोएगा नहीं, सिस्टम उसे खुद ब खुद ठीक कर लेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि डेटा एक जगह पर नहीं बल्कि कई मशीनों में बटा हुआ है ताकि काम बहुत तेजी से हो सके। और डेटा सेट, इसका मतलब तो बस डेटा का कलेक्शन है, सिंपल। तो RDDs इतने खास क्यों हैं? पहला, ये रैम में काम करने के लिए ही बने हैं। दूसरा, लीनिएज को एक रेसिपी की तरह समझिए। अगर आपका बनाया केक जल जाता है तो आपको पता होता है कि उसे फिर से कैसे बनाना है, क्योंकि आपके पास उसकी रेसिपी है। स्पार्क बिल्कुल यही करता है। और लेजी इवैल्यूएशन का मतलब है कि स्पार्क एक बहुत ही कुशल बावर्ची है। ये तब तक कुछ भी पकाना शुरू नहीं करता जब तक आप सच में खाने के लिए तैयार न हो। इससे ऊर्जा और समय दोनों बचते हैं। तो अब तक हमने स्पार्क का पावरफुल इंजन और उसका गुप्त हथियार RDDs देख लिया, लेकिन ये इंजन सिर्फ एक काम के लिए नहीं है। ये तो एक पूरे एनालिटिक्स टूल किट को पावर देता है। देखिए, स्पार्क कोर तो इसका इंजन है। फिर आता है स्पार्क SQL, जो एक जासूस की तरह डेटा से सवाल पूछने की ताकत देता है। स्पार्क स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया फीड जैसे लाइव डेटा को संभालता है।
MLlib अमेज़न की तरह सिफारिशें करने वाले मशीन लर्निंग मॉडल बनाता है और ग्राफिक्स फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्क को समझने में मदद करता है। और यही बात स्पार्क की असली ताकत को बताती है, एक ही प्लेटफॉर्म पर हर तरह के डेटा एनालिसिस को करने की काबिलियत। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि असल दुनिया में स्पार्क का इस्तेमाल होता कैसे है। ये देखिए कितना आसान और जाना पहचाना लग रहा है ना? ये बिल्कुल वैसा ही SQL है जिसे डेटाबेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बस एक लाइन के कोड से खरबों रिकॉर्ड्स वाले डेटा सेट में से उन कर्मचारियों को ढूंढा जा सकता है जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है। ATL को डेटा पकाने की तरह समझिए। सबसे पहले आप अलग अलग दुकानों से कच्ची सामग्री यानी डेटा इकट्ठा करते हैं, यह है एक्सट्रैक्ट। फिर आप उसे अपनी रसोई यानी स्पार्क की मेमोरी में धोते, काटते और तैयार करते हैं, यह है ट्रांसफॉर्म। और आखिर में आप तैयार डिश को परोसने के लिए डाइनिंग टेबल यानी डेटा वेयरहाउस पर रखते हैं, यह है लोड। स्पार्क इस पूरी प्रक्रिया को अविश्वसनीय रूप से तेज बना देता है। ये तुलना तो सब कुछ साफ कर देती है, चाहे स्पीड हो, मेमोरी का इस्तेमाल हो, प्रोग्रामिंग की आसानी हो या फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग की क्षमता। हर मामले में स्पार्क पुरानी टेक्नोलॉजी से मीलों आगे है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 बातें जरूर याद रखिएगा। पहली, स्पार्क की स्पीड का राज है रैम में डेटा को प्रोसेस करना। दूसरी, RTDs इसकी स्पीड और सुरक्षा दोनों की नींव हैं। और तीसरी, ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि डेटा साइंस के लिए एक पूरा एकीकृत प्लेटफॉर्म है। और जाते जाते एक सवाल छूट जाते हैं, अगर मेमोरी की स्पीड ने डेटा प्रोसेसिंग को पूरी तरह बदल दिया तो भविष्य में हमें डेटा इंजीनियरिंग की किस नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।